तो लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे क्लास लोडिंग के बारे में, राइट। तो क्लास लोडिंग का क्या डेफिनेशन होता है? राहुल बताओ, राहुल मदनवाल, व्हाट इज क्लास लोडिंग? क्लास लोडिंग किसे बोलते हैं? हम्म क्लास लोडिंग आप किसको बोलते हो? व्हाट इज क्लास लोडिंग? हम्म क्लास के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में लोड करना ही क्लास लोडिंग कहलाता है सर। ठीक है। क्लास की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना क्लास लोडिंग कहलाता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लास या हाउ क्लास लोडिंग इज डन? क्लास लोडिंग होती कैसे है? बाय क्लास लोडर सर। कितने तरह के क्लास लोडर होते हैं? देव बताओ, तीन देव तरीके हैं सर। देव देव बताओ कितने तरह के क्लास लोडर होते हैं? 3 सर। कौन कौन से? बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन और एप्लीकेशन। वेरी गुड। तो जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होता है वो किसी क्लास को लोड करने के लिए कहाँ पे जाता है? जावा लैंक। नहीं, rt.jar में जाता है। अरे हाँ सर है। हाँ, एक्सटेंशन क्लास लोडर ext फोल्डर में जाता है। एप्लीकेशन क्लास लोडर क्लास पाथ में सर्च करता है किसी क्लास को लोड करने के लिए। समझे? तो ये तो हो गया क्लास लोडर्स। और क्लास लोडिंग कितने टाइप की होती है? कौन बताएगा? निशांत बताओ, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लास लोडिंग? क्लास लोडिंग कितने टाइप? स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक। तो स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग में क्या डिफरेंस होता है? स्टैटिक लोडिंग मीन्स कंपाइलर को पहले से पता रहता है कि कौन सी क्लास रन हो रही है, कौन सी नहीं। कौन सी क्लास लोड होने वाली है? और हाँ डायनेमिक लोडिंग में नहीं पता होता है। तो स्टैटिक क्लास लोडिंग हाँ। कितने कितने तरह से होता है दीपक? कब कब होता है? लगभग केवल एक तरीके से डायनेमिक लोडिंग होती है, बाकी सब आप तरीके उल्टा से आंसर बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ स्टैटिक क्लास लोडिंग कब कब होता है? स्टैटिक क्लास लोडिंग सर। स्टैटिक क्लास लोडिंग स्टैटिक क्लास लोडिंग जब जब होता है जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाते हो, जब आप नॉर्मली किसी क्लास को रन करते हो। जैसे आपने लिखा जावा जावा सी लोडिंग टेस्ट डॉट जावा, ये कोड हो गया कंपाइल। तो कंपाइल होते ही लोडिंग हो गया रवि, क्या? कंपाइल होते यस सर। हैं? कंपाइल होते ही लोडिंग कहाँ होती है? यस सर बोल रहे हो? क्या? कंपा कंपाइल होते ही लोडिंग थोड़ी ना हो जाती है। नहीं सर, रन करने पर होती है। तब क्यों बोल रहे हो कि यस सर? अब जब हम क्लास को रन करते हैं तो जैसे हम रन करते हैं तो यहाँ पे हम कौन सी क्लास को रन कर रहे हैं? लोडिंग टेस्ट। तो लोडिंग टेस्ट क्लास, हमें पता है कि लोडिंग टेस्ट क्लास रन हो रही है तो ये लोड होगी ही होगी। और साथ ही साथ अगर मान लो इसके अंदर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया गया, किसी क्लास को इनहेरिट कर दिया गया, किसी क्लास के स्टैटिक डेटा को कॉल कर दिया गया, है ना, तो वो सारे केस में स्टैटिक लोडिंग होती है। तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाना, इनहेरिटेंस करना, ऑब्जेक्ट बनाना, किसी क्लास के स्टैटिक मेथड को कॉल करना, ये सब स्टैटिक लोडिंग के एग्जाम्पल हैं। तो क्यों एग्जाम्पल हैं? क्योंकि अगर एक क्लास को इसके अंदर इनहेरिट करोगे तो कंपाइलर को तो पहले से पता हो जाएगा नहीं ये क्लास इसके अंदर इनहेरिट हो रही है तो इसको लोड होगा, वो भी लोड होगा। ऑब्जेक्ट बनाओगे तब भी, या डेटा को कॉल करोगे तब भी। तो ये सब स्टैटिक लोडिंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्टैटिक क्लास लोडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि मैं, ये सब स्टैटिक क्लास लोडिंग के एग्जाम्पल हैं।
ठीक, कमेंट करके। और डायनेमिक क्लास लोडिंग जावा के अंदर करने के लिए हमारे पास एक क्लास नाम की क्लास होती है। ठीक, अब डायनेमिक क्लास लोडिंग कैसे होती है? क्लास नाम की क्लास और उसका एक स्टैटिक मेथड होता है फॉर नेम। ठीक है ना, तो इसको हम लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम। तो क्लास का नाम है क्लास और मेथड का नाम है फॉर नेम, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है क्लास डॉट फॉर नेम। तो एक्चुअली होता क्या है पता है, जो क्लास नाम की क्लास होती है, क्लास नाम की जो क्लास होती है, इसी का ही एक स्टैटिक मेथड है फॉर नेम, है ना। क्लास नाम की क्लास का स्टैटिक मेथड है फॉर नेम, तो इसीलिए इसको लिखा गया है क्लास डॉट फॉर नेम। तो ये चीज़ आपको पता रहे। अच्छा, इस क्लास नाम की क्लास के बारे में क्या कहानी है? अगर क्लास नाम की क्लास के बारे में कहानी जानना चाहते हो तो ये जान लो कि ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर पाई जाने वाली एक क्लास है। और इस क्लास का बहुत सारा इंटरनल डिटेल है, बट वो डिटेल हम सीधे रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, अभी जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं। ठीक है, बट इतना आप जान लो कि ऐसा कहा जाता है कि क्लास नाम की क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ये अपने आप इंटरनली बनता है मेमोरी के अंदर, और जैसे ही कोई क्लास लोड होती है, और हर क्लास का इंस्टेंस होती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। बस जान लो क्लास डॉट फॉर नेम करने से, फॉर नेम मेथड क्या करता है, किसी क्लास को डायनेमिकली लोड करता है। कहता है मुझे क्लास का नाम दो, मैं लोड कर दूंगा। तो मैंने कहा कैसे दूं? वो कहता है कि आप जैसे इच्छा है आप कमांड लाइन आर्गूमेंट दे दो। अगर मैं कमांड लाइन आर्गूमेंट इसमें पास करना चाहता हूं तो क्या पास करूंगा, बताएगा कोई मुझे? देव बताओ क्या मैं पास करूं यहाँ? अगर मैं चाहता हूं कमांड लाइन से रन टाइम पे अपनी क्लास का नाम यहाँ दे दूं, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं ए, तो ये ए लोड हो जाए, बी लिख दूं तो बी लोड हो जाए। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन कमांड लाइन से इस एसएस में जाएगा और एसएस से ये वैल्यू यहाँ पे पास कर दूंगा, लिख दूंगा एसएस 0। तो समझ गए आप? तो वैसे आप जहाँ मर्जी वहाँ से दे दो क्लास का नाम, बट मैंने कमांड लाइन से ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो फॉर नेम मेथड है इसको पता नहीं है कि कौन सी क्लास आने वाली है यहाँ। अच्छा, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है ना, इसीलिए यहाँ पे ट्राई कैच लिखना पड़ेगा। ये बात आगे आपको समझ में आएगी ट्राई कैच का क्या यूज है। कैच एक्सेप्शन तो देखिए ये कोड हो गया कंपाइल। अब यहाँ पे मैं जब इसको रन करूँगा तो ये तो रन हो ही जाएगा, लेकिन मैं इसके साथ ही साथ यहाँ पे कैच में कोई ज़रूरी नहीं है ये प्रिंट करूँ। कैच में यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ कि इंटर द नेम ऑफ क्लास फ्रॉम कमांड लाइन टू लोडिंग पर्पज़। लोडिंग, ठीक है, बस इतना ऐसे लिख दोगे तो इससे क्या होगा कि जैसे आपने कमांड लाइन से रन टाइम पे भूल गए लिखना क्लास का नाम, तो ये लिख देगा कि इंटर द नेम ऑफ क्लास टू बी लोडिंग, है ना। तो कमांड लाइन से मैंने ए दे दिया, तो आप ये देखो कि ये लोडिंग टेस्ट तो चली साथ में ए लोड हो गया। तो क्या ये लोडिंग टेस्ट जो क्लास हमारी है इसको पता है कि कौन सी क्लास आने वाली है, रन टाइम पे लोड होने वाली है? नहीं पता थी। ए लिख दिया ए लोड हो गया, बी लिख दिया बी लोड हो गया, सी लिख दूंगा सी लोड होगा, जो क्लास लिख दूंगा वो लोड हो जाएगा। उसका स्टैटिक ब्लॉक चल गया, मतलब वो लोड हो गया। समझ में आई बात? जिस भी क्लास का नाम हम दे देंगे वो क्लास रन टाइम पे लोड हो जा रही है। नहीं समझ में आया? आया नहीं आया?
सर एक बार समझा कर दीजिए फिर से, एक बार समझा कर दीजिए। देखिए, क्लास नाम की क्लास होती है जावा में, है ना, और उसका एक स्टैटिक मेथड होता है फॉर नेम। ये क्लास नाम की क्लास जो होती है, इसके बारे में क्या कहानी है आगे बता दूंगा और डिटेल में। बट क्लास का जो स्टैटिक मेथड है फॉर नेम, ये कहता है कि मुझे उस क्लास का नाम दे दो रन टाइम पे जिसको आप लोड करना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया SS0 मतलब ये कमांड लाइन से 0 पोजीशन से मैं उस क्लास का नाम दूंगा। आप 0 पोजीशन देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं तो स्कैनर से इनपुट लेना चाहते हैं तब भी दे दीजिए। मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में इसको चाहिए आपकी क्लास का नाम। बल्कि इसको ऐसे तोड़ के यहाँ लिख दीजिए ना, और यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड कर दीजिए नेम ऑफ क्लास, ऐसे करके लिख दीजिए ये नेम ऑफ क्लास है। वो क्लास यहाँ पे आ जाएगा और आके लोड हो जाएगा बस। तो फॉर नेम मेथड क्या करता है, किसी क्लास का नाम रन टाइम पे लेता है और उसको डायनेमिकली लोड कर देता है। तो जब मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ और मैंने कोई क्लास का नाम नहीं भेजा तो ये एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो गया, आ गया क्लास का नाम तो दीजिए। नहीं दोगे तो एक्सेप्शन आएगी, दे दिया तो ए दे दिया, तो ए दे दिया मतलब 0 पोजीशन पे ये चला गया क्लास का नाम, और फॉर नेम ने उसको लोड कर दिया। और बी लिख देंगे तो बी से लोड हो जाएगा। कोई और क्लास ले देंगे, जैसे मैंने लिख दिया सिस्टम, मैंने लिख दिया java.lang.system, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिस्टम क्लास को लोड कर दिया है। अब सिस्टम क्लास का स्टैटिक ब्लॉक चल गया होगा, सिस्टम क्लास लोड हो गई होगी। आप यहाँ पे lang.thread लिख दीजिए तो थ्रेड क्लास लोड हो जाएगी, जो क्लास दोगे वो लोड हो जाएगी। ये कहानी है। सर हाँ सर, हाँ सर। इसी फाइल में से नाम लिखेंगे तभी आएगा क्या सर? क्लास का नाम कहाँ लिखेंगे? इसी फाइल में से ना मतलब जब रन करा रहे थे। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी क्लास दे दो ना, वो क्लास होना चाहिए कहीं पे। मैंने दिया नहीं, मैंने भी थ्रेड नहीं दिया, यहाँ पे सिस्टम नहीं दिया। देखो मैं थ्रेड लिख रहा हूँ तो थ्रेड क्लास लोड हो जाएगी। नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप पहले चला रहे थे, चला रहे थे क्या? जैसे क्लास लोड ये हम चला रहे थे तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, या इनहेरिट कर रहे थे। पहले तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे या इनहेरिट कर रहे थे, और वो स्टैटिक क्लास लोडिंग हो रही थी। वहाँ पे भी लोडिंग थी, लेकिन पहले ही कंपाइल टाइम पे पता चलता था कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो यार ये लोड होगा ही होगा, ये इनहेरिट हो रहा है तो ये लोड होगा ही होगा। समझे सर? एक क्वेश्चन था। एक मिनट बोलो भाई रवि। जी सर। बोलो क्या जी सर? समझ में आया जो मैंने बताया है? समझ में आया? नहीं आया अभी यार को क्वेश्चन और समझना है तो और पूछो, 2 बार पूछो, 8 बार पूछो। और एक पूछना चाहते हैं सर, ये जो फाइल में क्लास होगा तो वही ना बताएगा, इसी फाइल में से, कोई अलग फाइल में से नहीं ना बताएगा? क्या तुम कहना चाह रहे हो? खुल के बोलो ना। एक फाइल है, इसमें 3 क्लास है, 4 क्लास है। हाँ, तो अब इसी में से दिखलाएगा, अलग फाइल में से नहीं ना दिखलाएगा? क्या दिखलाएगा? क्या दिखलाएगा? दिखला तो कुछ रहा नहीं है। दिखलाना क्या है? कहना क्या है? जैसे प्रिंट कर रहा है, जैसे क्लास लोडिंग टेस्ट, उसके बाद कोई क्लास का नाम दे देते हैं तो प्रिंट कर देता है। हाँ, मैं चाहता हूँ दूसरे फाइल में से दिखला दे, तो दिखला सकता है? दिखला देगा। दूसरा फाइल बना दो, दूसरी क्लास बना लो, कर लेगा वो, उसमें क्या दिक्कत है? ये जो क्लास है ए और बी, ये जो ए क्लास और बी क्लास है इसी फाइल में है। तुम कह रहे हो ये क्लास मान लो एक और दूसरी फाइल में होती है ना? जी सर जी। तो तुम नहीं सर, उसका कहने का मतलब है आपने जो ना इसके कहने का मतलब क्या है? पहले 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट जरा शांति रखिए प्लीज।
एक मिनट, यहाँ से ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना लिया, ठीक है, ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पे लिख दिया हमने स्टूडेंट इज लोडेड, ठीक है। अब मैं पहले स्टूडेंट क्लास को कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल्ड है। अब मैं यहाँ से रन करूँगा लोडिंग टेस्ट और यहाँ पे लिख दूँगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसने लोडिंग टेस्ट के साथ साथ स्टूडेंट को भी लोड कर दिया। यही कहना चाह रहे हो रवि? जी जी सर। हाँ, तो बस ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखो मैंने रन कर दिया, कोई भी क्लास दे दो ये रन टाइम पे लोड कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वही क्लास जो ये इस फाइल में है, नहीं, कहीं पे है, सिस्टम में होना चाहिए, बस वो एग्जिस्ट होना चाहिए। समझे? यस सर। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी? हाँ दीपक तुम बोलो अब। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि बाइट कोड होना जरूरी है। हाँ, अगर बाइट कोड होना तो फाइल- जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, बाइट कोड ही होना जरूरी है, कंपाइल्ड कोड Java- ही होना जरूरी है। सोर्स कोड से हमें कोई मतलब नहीं है, बाइट कोड होना जरूरी है। और बताइए, बस यही क्वेश्चन था सर। और कोई क्वेरी? अगर ऐसी क्लास आप दे दोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे मैंने दे दिया ये, तो फिर ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन आ जाएगा, ये मतलब कैच में चला जाएगा, और जो मैसेज आना था वो आ जाएगा कि इंटर द नेम ऑफ क्लास टू बी लोडेड, या इंटर द, वो आपके ऊपर है, इंटर द वैलिड क्लास फाइल, समझ रहे हो? तो ये मैसेज आपको आने लगेगा कि वैलिड क्लास फाइल आप एंटर करिए। जावा सी, और जब आप कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी आएगा इंटर द वैलिड क्लास फाइल, ये लिख दोगे तब भी आएगा, और ए लिख दोगे तो ये तो है ही, तो चल जाएगा, बी लिख दोगे बी चल जाएगा, स्टूडेंट लिख दोगे तो स्टूडेंट चल जाएगा। होना चाहिए, मैं बता दो रहा हूँ, ठीक है। और बताइए, तो समझ में आया क्या कर रहा है? डायनेमिक क्लास लोडिंग कैसे होती है? एक लाइन का कोड है, फॉर नेम मेथड से होती है, और कैसे होती है? फॉर नेम मेथड करता है डायनेमिक लोडिंग। किस क्लास का मेथड है फॉर नेम? क्लास नाम की क्लास का मेथड है। जावा में क्लास नाम की क्लास होती है। ये क्लास जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया है, लेकिन इस क्लास का सी कैपिटल में है, देखिए, क्योंकि ये क्लास है जावा में, एक बनी बनाई क्लास है। ये डायनेमिकली लोडिंग करती है। नहीं, क्लास क्या करती है, इसकी बहुत कहानी है ना, लेकिन फॉर नेम का काम बस ये है कि डायनेमिकली क्लास को लोड करना। अच्छा, अब क्लास के बारे में एक पॉइंट ज़रा आप जान लीजिए, वो मैं बताता हूँ, लेकिन अगर आपका कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लीजिए। सर ये कमांड लाइन से आपने जो दिया है आर्गुमेंट, इसको पहले नेम ऑफ क्लास के नाम के वेरिएबल में वो किया है, अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो नहीं होगा एसएस को? एसएस, ये जो वेरिएबल, ये एसएस, ये इसको कहाँ डाल जी दें? सर, इसी फॉर नेम के अंदर। हाँ, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, ये यही तो कर रहा था मैं, इसके अंदर डायरेक्ट डाल दो, हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कमेंट कर दीजिए आप। हो जाएगा, किया था मैंने। और यहाँ पे SS0 भी कोई ज़रूरी नहीं है करने के लिए, ये आप स्कैनर से इनपुट ले लो, कहीं से भी ले लो, बट ये डायनेमिक लोडिंग, और ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, बहुत ज़्यादा यूज है आगे चल के। बोलिए भाई, कोई क्वेरी? निशान समझ में आ गया?
जी सर, आ गया समझ में। फॉर नेम मेथड क्या करता है देव? फॉर नेम मेथड का काम क्या है? किसी भी क्लास को लोड करवाता है। डायनेमिकली लोड कराना। लोड तो वैसे भी कोई क्लास हो जाती है, डायनेमिकली लोड करता है। डायनेमिक लोड करता है भाई, समझे? डायनेमिक लोड का मतलब कंपाइलर को नहीं पता है कि कौन सी क्लास आने वाली है। यहाँ रन टाइम पे जो क्लास आएगी वो लोड हो जाएगी। डायनेमिक लोडिंग होती है। अच्छा, अब ये जो क्लास नाम की क्लास होती है, इसकी क्या कहानी है? ऐसा कहा जाता है ना जावा में कि हर क्लास नाम की क्लास का ही एक इंस्टेंस होती है। एवरी क्लास इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब जैसे हर क्लास का पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होता है। वो आगे डिस्कस करूंगा मैं, छोड़ो। उसी तरह से जब भी कोई क्लास रन होती है ना, तो उस क्लास का अपने आप एक ऑब्जेक्ट बनता है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे ही समझाऊँ, क्योंकि आगे एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन, उसमें भी बोलना है, इसमें भी बोलना है, समझ में आना नहीं है तो बस ये समझ लो कि क्लास नाम की क्लास हर क्लास के लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अब जैसे मान लो ये क्लास रन टाइम पे लोड हुई, तो इसके लिए भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसको आप किसी वेरिएबल में होल्ड कर सकते हो। तो मैं इसको क्लास सी वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ। अब देखना ये लाइन थोड़ा सा बदल गया। फॉर नेम मेथड का दो काम होता है। पहला काम तो आपने देख ही लिया, किसी भी क्लास को डायनेमिकली लोड करना। रन टाइम पे क्लास का नाम दो, वो लोड कर देगा। अच्छा, जो क्लास लोड होगी उसके लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना के दे देगा इसको। तो इसका मतलब क्लास नाम की क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर क्लास के लिए अलग अलग बनता है, समझना। अगर ए क्लास है तो उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट अलग होता है, बी क्लास है तो बी क्लास के क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो जावा में जितनी क्लास होती हैं उन सारे क्लासेस के लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाया जाता है। आपने कहा क्यों बनाया जाता है सर, ये ज़रूरत क्या होती है सर? तो क्लास नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पज़ ये होता है कि ये समझ लो कि ये आपके क्लास का एक डुप्लीकेट इमेज होता है, डुप्लीकेट कॉपी होती है। और जिस डुप्लीकेट कॉपी से आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो ये रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे हम, है ना। बट हर क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट अलग अलग बन सकता है। तो ध्यान से सुनना, हर क्लास के लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। तो आप बोलेंगे सर क्लास अपने आप में अगर है तो उसका ऑब्जेक्ट तो अलग से बन सकता है। नहीं, क्लास का ऑब्जेक्ट अलग से नहीं बनता, वो किसी क्लास के लिए ही बनता है। जैसे आपकी क्लास ए है, बी है, सी है, तो यहाँ से मान लो कि ए नाम की क्लास लोड हुई तो उसके क्लास का ऑब्जेक्ट अलग होगा। बी क्लास लोड होगी तो उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट अलग होगा। सी लोड होगी तो सी क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट अलग होगा। तो आपने कहा इसे पढ़ाई क्यों रहे हो सर, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि जावा में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू से बनाते हैं, न्यू इंस्टेंस से बनाते हैं, फैक्ट्री पैटर्न से बनाते हैं, क्लोन मेथड से बनाते हैं। तो न्यू से तो ऑब्जेक्ट बनाना आप जानते हो, लेकिन पता है इसी क्लास का एक मेथड है न्यू इंस्टेंस, ठीक है। तो इसके थ्रू आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बना सकते हो। रन टाइम पे मतलब जो क्लास डायनेमिकली लोड होगी उसके क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और क्लास का मेथड होता है न्यू इंस्टेंस, इसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रन टाइम पे आप बना सकते हो, समझ रहे हो। अब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कंस्ट्रक्टर चलता है। तो एक काम करो, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर बना लो, अभी आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट बना या नहीं बना। तो ये न्यू इंस्टेंस को समझाने के लिए थोड़ा सा क्लास की जरूरत पड़ी। यहाँ पे लिख देते हैं ए कंस्ट्रक्टर, राइट। इसी तरह से बी के अंदर लिख देते हैं बी कंस्ट्रक्टर, बी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ए का कंस्ट्रक्टर हो गया, बी का कंस्ट्रक्टर हो गया। अब आप देखिएगा
अभी मैं ना ये न्यू इंस्टेंस वाली लाइन हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ मान लो, ठीक। और ये क्लास सी रहने देता हूँ, बल्कि इसको सी को प्रिंट कर लेता हूँ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। अभी आप देखिएगा ऑब्जेक्ट बना, अब मैंने ए लिखा तो ए लोड हुआ, बट ए का कंस्ट्रक्टर नहीं चला। बी लोड हुआ तो बी का कंस्ट्रक्टर नहीं चला। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये लिखा गया क्लास ए, यहाँ लिखा गया क्लास बी। कैसे हुआ, क्या कहानी हुआ? ये कि आपने दिया जब क्लास ए तो क्लास ए लोड हो गया, फॉर नेम मेथड लोड कर देता है, और लोड करने के बाद उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, वो होती है क्लास के लिए। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 बार बता रहा हूँ, 3 बार बता रहा हूँ, ज़रा कंसंट्रेट करिएगा। जावा के अंदर हर क्लास का, है ना, हर क्लास जैसे ही वो मेमोरी में लोड होती है तो उसका एक और ऑब्जेक्ट बनता है ना, और वो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, और क्लास का ऑब्जेक्ट हर क्लास के लिए अलग अलग बनता है, ठीक है। जैसे मान लो ए क्लास लोड होगी तो उसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट अलग बनेगा, बी क्लास लोड होगी तो उसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट अलग बनेगा। तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट जो होता है ये किसी क्लास का डुप्लीकेट इमेज होता है, एक तरह से डुप्लीकेट कॉपी होती है, रिफ्लेक्टेड कॉपी होती है, ठीक है। तो तभी तो जब आप यहाँ पे देखिए, जब आप ए को रन कर रहे हो तो यहाँ मैंने सी को जब प्रिंट किया है तो यहाँ क्या भी आया, सी की जगह पे आया क्लास ए, यानी कि ये जो क्लास लोड हुई है इसमें जो क्लास का ऑब्जेक्ट आया है वो किस क्लास के लिए आया है, क्लास ए के लिए आया है। बी करेंगे तो बी के लिए आया है, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं कि भैया इस क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करने से फ़ायदा क्या मिला हमें, क्योंकि क्लास का ही मेथड है न्यू इंस्टेंस, ठीक है। ऐसा करके हम न्यू इंस्टेंस के थ्रू किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बना सकते हैं। मतलब INSTANCE, ठीक है, कंपाइल करा और रन कर दिया। देखिए जैसे मैंने लिखा ए, तो हुआ क्या, देखिए ए लोड हुआ, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ए का कंस्ट्रक्टर भी चल गया, बी लिखूंगा तो बी। तो ये जो 2 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रिंट करा गया है, इसका तो कोई वैसा यूज है नहीं, इसको नीचे लिख दो, ठीक है। अगर ये 2 लाइन आप देखो तो कितना इम्पोर्टेंट है। ये 2 लाइन जो है लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ है। जावा के अंदर ये 2 लाइन बहुत कम लोग जानते हैं, पता ही नहीं होता है ये। और मैं आपको बताऊं, इस 2 लाइन पे बड़े बड़े फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, बड़े बड़े कह सकते हो कि प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड हैं, बड़े बड़े टूल्स इस पे वर्क करते हैं, है ना। तो ये दोनों लाइन में बहुत आसान चीज़ है, कुछ बहुत कठिन चीज़ है नहीं। अगर सिंपल तरीके से बात करें तो फॉर नेम का काम होता है डायनेमिक लोडिंग करनी है, और न्यू इंस्टेंस का काम होता है डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाना, समझे। और क्लास जो होती है वो हर क्लास के लिए उसका ऑब्जेक्ट अलग अलग बनता है, और ये क्लास जो होती है हर क्लास का एक इंस्टेंस ही होती है। और क्लास तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी क्लास इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। तो कोई भी क्लास डायनेमिकली लोड होगी तो उसके क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो फॉर नेम मेथड का 2 काम होता है, ये याद रहे। मतलब पहला काम किसी क्लास को डायनेमिक लोड करना, और वो जो डायनेमिकली लोडेड क्लास है उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो आपने कहा कि सर जब हम स्टैटिकली लोडिंग करते हैं तो क्या क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता? तब भी बनता है, चाहे स्टैटिकली लोडिंग करो चाहे डायनेमिकली लोडिंग करो, है ना। लेकिन वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। सारा डिटेल में हम रिफ्लेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप 2 ही लाइन याद रखो कि फॉर नेम से डायनेमिक लोडिंग और न्यू इंस्टेंस से डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। फॉर नेम क्लास का स्टैटिक मेथड है, और न्यू इंस्टेंस क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक इसलिए इस रेफरेंस पे कॉल हो रहा है, और ये ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो जावा में न्यू के बिना अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये 2 लाइन आपको लिख के ही ऑब्जेक्ट बना पाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यू इंस्टेंस से अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये डायनेमिक लोडिंग करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं करोगे तो किसी भी तरह से क्लास का इंस्टेंस लाओ तो ऑब्जेक्ट तो बन ही जाएगा। बट ये 2 लाइन से डायनेमिक लोडिंग और डायनेमिक ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। डायनेमिक ऑब्जेक्ट, अगर आपसे कोई पूछता है कि जावा में डायनेमिक ऑब्जेक्ट कैसे बनता है भाई, तो आप बोलोगे कि सर
डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू इंस्टेंस मेथड होता है क्लास का, जो डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बना देता है किसी भी क्लास के लिए। लेकिन वो जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाता है, वो डायनेमिक, उसके लिए डायनेमिक लोडिंग करनी पड़ती है, तो फॉर नेम से डायनेमिक लोडिंग हो जाती है। बाकी आपका कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, जितना मेरा बेस्ट हो सका मैंने आपको बता दिया। इसके यूजेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। कहीं पे भी अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, यार यहाँ तो डायनेमिकली हमें लोड करने की ज़रूरत है, हमें नहीं पता है कि कौन सी क्लास यहाँ आएगी, कौन सी क्लास रन टाइम पे आएगी, कौन सी क्लास रन टाइम पे लोड होगी, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जब हमें नहीं पता होता है तो हम इस तरह से काम करते हैं। बताइए। किसी का कोई क्वेरी वेरी है? सर बताओ भाई। अब मेरे से ये ना बोलना कि फिर से सब समझा दो, तुम्हें जो पूछना है वो पूछो, क्योंकि ये वर्ड ही नहीं गलत होता है कि पूरा फिर से समझा दो। ये पूछो कि ये नहीं समझ में आ रहा है या ये समझ में आ रहा है, या जो हमें काम भर के था हमें समझ में आ गया, बाकी तो आप बोल ही रहे हैं कि आप आगे से बताओगे। रिफ्लेक्शन, इस पे 2-3 घंटा बोला जा सकता है, 2-3 घंटा इसे समझाया जा सकता है टाइम लगा के। ठीक है, बोलो भाई, आप सारे लोग हाँ भरो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। जी सर। चले आगे। समझ में जी सर, समझ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो डायनेमिक लोडिंग हो गई, तो डायनेमिक लोडिंग से ऑब्जेक्ट भी बन गया। इस ऑब्जेक्ट को अगर टाइप कास्ट करना चाहते हो तो टाइप कास्ट वगैरह भी कर सकते हो, बट आगे हम इसको और डे बाय डे डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने डायनेमिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग, है ना, और आपका साथ ही साथ और स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, ये सब आपको बता दिया, राइट। तो यहाँ तक का कोई मुझे नहीं लग रहा है कि दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को। चलिए।